मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है मैं अपने ज्ञान और शास्त्रों के मुताबिक आपका मार्गदर्शन करने की अवश्य कोशिश करता हूं। आज एक वीडियो में हम विचार करेंगे, लगभग 50-52 साल की स्त्री ने हमारे पास प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरी शादी को इतने दिन हो गए लेकिन मेरे दाम्पत्य जीवन में मधुरता नाम की मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दी। क्या यही जीवन होता है? दर्शकों, हमने अध्ययन किया, हमने उससे उसके पति की भी कुंडली का विवरण मांगा, जो अकेले से नहीं हो सकता। तो हमने जो उन दोनों की कुंडली में पाया उसके आधार पर हम उसका भी मार्गदर्शन करेंगे और आपका भी मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, होता क्या है कि कोई भी ग्रह अपनी दशा जब आती है या गोचर में जब अशुभ आता है वो उस टाइम में फल देता है। मिलेगा वो जो आपने जन्म के टाइम पर जो कुंडली में सुख दुख लेकर के आए हो, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वो आपको अवश्य मिलेगा। वो बात अलग है। शास्त्रों में अशुभ प्रभाव के लिए उपाय दिए गए हैं। उपाय करना इंसान का फर्ज है, फल देना भगवान का कर्तव्य है। वो भगवान देखता है फल किसको देना है या नहीं देना। आपके अगर कर्म धुल जाते हैं तो अवश्य फल मिलता है, यह हमने देखा है। दर्शकों, जब हमारे बच्चे जवानी की देहली पर कदम रखते हैं तो पुत्री हो या पुत्र हो, अभिभावक के मन में यह इच्छा होती है अब उसको अच्छा घर बार मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा विवाह हो। विवाह भी एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से विवाह एक प्रमुख संस्कार है। उसमें हमारी कन्याएं, हमारे पुत्र दोनों एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में बंधन बन जाते हैं। विवाह का उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए सांस्कृतिक विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। धर्म, अर्थ और काम, इन दोनों पुरुषार्थ को साधते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यह विवाह का उद्देश्य है और जीवन में मधुरता प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है उन दोनों के जन्म के समय पर जो जन्म कुंडली है उनके विधिवत मिलान करना। उत्तरी भारत में अष्टकूट मिलान एक प्रक्रिया है, लेकिन मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूं मैं कहता हूं गुण मिलान के साथ साथ ग्रह योग भी देखना आवश्यक है कि उसके कन्या के या पुरुष के ग्रह की स्थिति क्या है, क्योंकि अष्टकूट मिलान चंद्र और नक्षत्र के ऊपर आधारित है। चंद्रमा मन है और लग्न शरीर है, तो दोनों को मन मिलाना, दोनों कन्या का भी पुरुष का भी मन मिलाना अति आवश्यक है। इसलिए अष्टकूट मिलान है वो तारा पद्धति में आता है। तो अष्टकूट मिलान मिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रह योग भी देखना अनिवार्य है ताकि आपका दाम्पत्य जीवन सफल हो, मधुरता हो। जिनके दाम्पत्य जीवन में अशुभ योग होते हैं और शुरू में ही उनकी दशा अंतर्दशा आ जाती है तो विच्छेद हो जाता है, तलाक भी हो जाता है। बाद में आती है तो कुछ ऐसी स्थिति बनती है, संतान भी हो जाती है और ऐसा रह जाते हैं कि भाई संतान हो गई, संतान को देख करके समाज क्या कहेगा, मतलब अंदर से दबे हुए, अंदर से कटुता का अनुभव करते हुए किसी ना किसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसी स्थिति शुरू में ही हो जाती है तो एकदम सीधा तलाक ले लेते हैं, कोई मानता नहीं। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो कुछ उनके भी योग होते हैं जो कि एक परिवार में प्रभाव डालते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपके परिवार में आपके या आपकी पत्नी के ही ग्रह योग प्रभाव डालते हैं, आपके घर में जो बच्चे आए हैं उनका भी प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे अष्टकूट मिलान। मैंने इससे पहले भी किया है, पहले भी कई कुंडलियों में मैंने आपको बताया है और उसके साथ जो एक आधा छोटा मोटा दोष है वो भी बताएंगे। तो
कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण तो अलग है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अष्टकूट मिलान में कौन कौन से अष्टकूट जो आते हैं, सबसे पहला अष्टकूट है वर्ण। वर्ण क्या चीज है? हमारे शास्त्रों में 12 राशि को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया। यह किसी पुरुष की जाति विशेष से नहीं है, वर्ण का मतलब है जाति समझ लो। लेकिन 4 वर्ण कौन कौन से हैं? वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को ब्राह्मण वर्ण की राशि माना गया है, और मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि को क्षत्रिय वर्ण की माना गया है, और वैश्य राशि जो कि कन्या राशि है, वृषभ राशि है और मकर राशि को वैश्य माना गया है। शुद्ध राशियां मिथुन है, तुला है और कुंभ राशि मानी गई है। इनके आधार पर पहला कूट है वर्ण। वर्ण का एक पॉइंट होता है, तो एक में से एक प्राप्ति मिली तो अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें जीरो भी आ जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आगे हम समझेंगे कैसे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वर्ण आता है वश्य। वश्य के 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं और उनमें से जहां तक 2 प्राप्त करता है या 1 प्राप्त करता है। तो वश क्या है, मैं आपको पहले बता दूं। वश क्या है? गृहस्थी को चलाने के लिए पति और पत्नी को एक दूसरे के वश में होना अनिवार्य है, और यह वश के 2 बिंदु होते हैं। 2 में से कितना प्राप्त करता है वो जातक की कुंडली के ऊपर निर्भर है, वो बाद में बात करेंगे। तीसरा वर्ण आता है, तीसरा कूट आता है तारा। तीसरा कूट आता है तारा। वर के नक्षत्र से और कन्या के नक्षत्र की दूरी कितने पर है? जब 9 से अधिक होती है तो भाग दिया जाता है, तो उसमें अगर 3 आ जाता है तो 5 आ जाता है, तो 7 आ जाता है तो वो 0 आ जाता है। क्यों? 3 का आ गया तो मतलब विपत्ति है, नहीं शादी करनी चाहिए। फिर 5 आ गया तो पृथ्वी है, शत्रुवत व्यवहार है, 7वां वध है। तो यानी 3 और 5 7 जब मिलाने समय आ जाता है तो नहीं करनी चाहिए। इसके कुल बिंदु 3 है, 3 में से जितने प्राप्त करते हैं वो दोनों की कुंडली के ऊपर निर्भर है। अगला आता है योनि। योनि कूट बहुत ही अनिवार्य है। शरीर का गठन, दाम्पत्य भोग विलास की प्रकृति एवं संतान आदि पर इसका प्रभाव पड़ता है। 27 नक्षत्रों में इनको योनि में बांटा गया है। 14 योनि होती हैं। योनि में मधुरता होनी चाहिए। अगर इसके टोटल 4 पॉइंट होते हैं, 4 में से 4 मिला तो अति उत्तम है, 3 मिला तो बहुत बढ़िया है, शुभ है, और 2 मिला तो शम है, 1 मिला तो शम शत्रु है, 0 मिला तो महावैर है। किस तरह से, मैं आपको साधारण भाषा में बता दूं, योनि किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। जैसे सर्प और नेवला। आप सभी समझते हो कि सर्प और नेवला एक साथ नहीं रह सकते। जब अगर पुरुष की स्त्री की योनि एक की सर्प हो और नेवला हो तो कैसे एक साथ रहेंगे, कैसे अपना पति पत्नी का धर्म निभाएंगे, संतान कैसे होगी, या उनका भोग विलास की क्रिया कैसी होगी, ये एक बहुत बड़ा वो आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा, मैंने अनुभव में देखा है, इसके 4 गुण होते हैं, 4 में से 2 जो सम है वो मिलना अति आवश्यक है। अगला आता है मैत्री। मैत्री सभी गुणों में प्रधान है। क्यों प्रधान है? ग्रह मैत्री श्रेष्ठ प्रधानता रखता है। इसका कारण है कि परस्पर पति पत्नी अगर मैत्री भाव से होंगे तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा, और जो कि एक सफल दाम्पत्य को बनाता है। और दोनों शत्रु होंगे तो आप समझते हो कि कैसे संभव हो सकता है। सुबह से शाम तक घर में कलह का वातावरण बनता है, ना पत्नी सुनेगी ना पति सुनेगा। यानी ग्रह मैत्री ही नहीं तो ये कैसे संभव हो, और घर में शांति का वातावरण हो सकता है। आप ये अच्छी तरह समझते हैं। आगे आता है गण। गण के 6 बिंदु होते हैं। गण 3 माने गए हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य।
ये एक नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। अब कोई तो आदमी को बोल देता है ये तो देवता स्वरूप है, ये राक्षस स्वरूप है, ये मनुष्य है, मानवता है। तो ये एक प्रवृत्ति है उसको बताती है वो देवता स्वरूप है, राक्षस स्वरूप है या मानवता है। एक साधारण बात है, उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन एक दूसरे के साथ अगर गुण मिल जाता है तो एक दूसरे के हाव विचार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। गण के देवता के साथ देवता, राक्षस के साथ राक्षस, इनका मिल जाता है तो अच्छा रहता है। इसमें भी 0 भी आता है या 6 आते हैं, ये भी एक अच्छा कूट है। अब बात उसके बाद आता है भकुट। भकुट हमारी राशियों के एक दूसरी राशि के दूरी को निपटाता है। इसमें भी दाम्पत्य प्रेम होता है, लाभ हानि का हिसाब किताब लगाया जाता है, विवरण किया जाता है। वर और कन्या की राशि एक दूसरे से कितनी है, एक दूसरे से 6ठे 8वें है तो मृत्यु और कलह का कारण बनेगी। एक दूसरे से पंचम नंबर पर है, 5वें 9वें स्थान पर है एक दूसरे से राशियां, तो संतान संबंधित परेशानी आएगी। और एक दूसरे से दूसरे 12वें है, आगे पीछे है तो निर्धनता आएगी। तो यह भी एक अच्छा गुण है, यह भी होना चाहिए। आगे आता है नाड़ी। नाड़ी अंतिम और श्रोमणी गुण है, इसमें से 8 पॉइंट है, या तो 8 ही मिलेंगे या 0 मिलेंगे। नाड़ी जैसे मैं आपको ध्यान दिलाऊं, पहले पुराने जमाने में जो भी वैद्य हकीम होते थे तो हाथ की नाड़ी पकड़ करके बीमारी को ढूंढते थे। 3 ही बीमारी के मूल आधार है, 3, वात पित्त कफ। इन्हीं तीनों की जब बैलेंस शरीर में नहीं होता है तो बीमारियां होती है। वात भी अपने आप से होना चाहिए, शरीर में पित्त भी होना चाहिए और कफ भी होना चाहिए। और जब तीनों में से कोई भी अनबैलेंस होता है तो शरीर डामाडोल हो जाता है। उसी को रिप्रेजेंट करती है, वात को रिप्रेजेंट करती है नाड़ी आदि, और पित्त को करती है मध्य, और कफ को पड़ती है अंत नाड़ी। ये 3 नाड़ी है। नाड़ी दोष सभी के लिए प्रबल माना गया है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है और संतान पर पड़ता है। परंतु हमारे विद्वानों का कुछ ऐसा भी मत है, जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं जैसे कर्क राशि है या वृश्चिक या मीन राशि है, इसके लिए प्रबल है। लेकिन सभी ये विचारधारा रहती है कि प्रयत्न करके नाड़ी दोष में शादी नहीं करनी चाहिए, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह का मूल्य तो है अपनी विरासता को आगे बढ़ाना, योग संतान भी चाहिए। नाड़ी अगर एक ही नाड़ी होती है पति पत्नी की तो उनके हार्मोन्स बदली होने के चांस हो जाते हैं और ऐसी संतान मिलती है कि उसका बोझा ढोना पड़ता है। ये हमने अनुभव में देखा है। तो परिहार बताए गए हैं नाड़ी दोष के, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, कई एक परिहार हैं, लेकिन बचना चाहिए और नाड़ी दोष अगर हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। ये अष्टकूट मिलान उत्तरी भारत में किया जाता है। अब हम इन मिलानों में देखते हैं कि इन दोनों के पति पत्नी में क्या कहां पर गड़बड़ हुई। आज का शीर्षक है जीवन साथी सुनता ही नहीं, मधुरता नहीं, सुनता ही नहीं, मधुरता बिल्कुल ही नहीं है। पुरुष का जन्म हो गया 23 जनवरी 1972, शुक्ल पक्ष 8, अश्विनी नक्षत्र 3 रविवार को, नाड़ी आदि। स्त्री का जन्म 21/12/1972, कृष्ण पक्ष 2, पुनर्वसु नक्षत्र गुरुवार, नाड़ी आदि। इन दोनों के आधार पर जो अष्टगुण मिलान में जो बिंदु आते हैं वो इस प्रकार है। वर्ण में एक बिंदु, एक गुण होता है तो एक में से एक की प्राप्ति है, वर्ण में से एक की प्राप्ति है। वश के 2 होते हैं, 2 में से एक की प्राप्ति है। तारा के 3 होते हैं, 3 में से 1.5 की प्राप्ति है। योनि जैसे मैंने बताया 4 में से 2 है तो अच्छी प्राप्ति, सम है, गुजारा चल सकता है। लेकिन ग्रह मैत्री नहीं है, ग्रह मैत्री 5 में से 0.5 है, मतलब ना के बराबर है, नहीं है। जब दर्शकों अगर ग्रह मैत्री नहीं है पति पत्नी की, उनके जो राशि के स्वामी वो आपस में मित्र नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा देर विचार करिए, एक ही घर में कितना दिन तक रुकेंगे? उन्होंने तो आजीवन रहना है, तो जीवन साथी हैं। तो ग्रह मैत्री होना सबसे प्रबल है। और जब ग्रह मैत्री शून्य हो जाता है
तो बाकी ये ऊपर वालों का कोई मतलब नहीं रहता। गण दोष भी कोई जरूरत नहीं, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आपको मैं बताता हूं। तो यहां पर ग्रह मैत्री शून्य हो गया, तो आगे गण मिलाने की जरूरत ही नहीं, वो सारे शून्य हो जाते हैं। गण में से 6 मिले हैं, और भुकुट के 7 में से 7 है, और नाड़ी 8 में से 0 है। तो ग्रह मैत्री नहीं है और नाड़ी के नहीं है। नाड़ी के गुण 0 है और ग्रह मैत्री भी 0 है। टोटल गुण तो 36 में से 19 मिले, जबकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि 36 में से 18 पर विवाह की परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन इस बात को समझो, वो 18 में से उनकी आवश्यकता किस किस की है। 18 तो बोल दिया, लेकिन उस 18 में से ये भी सोचो, आप एक 10 पेज का पंचांग लेकर के किसी का अगर गुण मिलान करने लग जाओगे, किसी की कन्या के पुरुष की जोड़ी मिलाने लग जाओगे, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। वो 18 बिंदु कौन से उसमें महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री के 5, उसके बाद महत्वपूर्ण है नाड़ी के 8 और 5 13 हो गए। उसके बाद योनि के कम से कम 2, 8 और 5 13 और 2 15 हो गए। 8 और 5 13 और 2 15 हो गए। ये तो हो गए, लेकिन ग्रह मैत्री में 3 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है, तो भी चलता है बाकियों से। लेकिन मैं ये बताता हूं कि इसमें से 3 भी हो, ठीक है, आगे ग्रह की पोजीशन देख लेते हैं। 4 और ठीक है, यानी 5 ये ग्रह मैत्री भी चाहिए और नाड़ी भी चाहिए। भाई शादी कर रहे हैं तो योग संतान भी चाहिए, तो 8 और 5 13 तो चाहिए। और उसके बाद योनि, जैसे मैंने बताया कि योनि भी आप ग्रह मैत्री की तरह ही समझ लो। अगर एक योनि शर पे, एक की योनि नेवला है, तो कैसे घर में रहोगे? तो वो भी कम से कम 2 होने चाहिए। 8 और 5 13, 2 15 तो ये जरूर होने चाहिए। और 3 तो इनमें से कहीं भी मिल जाएंगे। 15 3 18 हो गए। जब ये 8 यहां पर ग्रह मैत्री 1 मिल जाती है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता बाकी का। 2 3 तो कहीं भी मिल जाए, मतलब सबका अलग अलग है, लेकिन कम से कम मैं बता रहा हूं, ये 5 और 8 अति आवश्यक है। ग्रह मैत्री अति आवश्यक है। आपको 4 मिलेंगे तो भी ठीक है, 3 मिलेंगे तो भी ठीक है, काम चल जाएगा, मानता हूं। तो 3 लगा लीजिए, 8 3 11 2 13, तो 5 और भी मिल जाएंगे। इनमें से भी कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन ये जरूरी है, ग्रह मैत्री और नाड़ी जरूरी है। उसके बाद यहां पर योनि में से भी 2 आवश्यक है। अगर योनि में से 0 होगा तो कहां से संतान होगी? वो एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं तो कैसे होगी? मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। तो इसलिए योनि में 2 चाहिए, ग्रह मैत्री भी अच्छा चाहिए, नाड़ी भी चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए। बाकी आप 18 पूरी करने के लिए यहां से अपने आप हो जाएगा। नहीं भी होगा तो ग्रह मैत्री में इतनी पावर है, अब इनका दोष अपने आप दूर कर देता है। कौन सा दोष? वन का, वश्य का, इनका दोष अपने आप, गण का, ये सब अपने आप खत्म हो जाते हैं और बाकी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, अवश्य मिल जाते हैं। तो जरूरी बात है सबसे पहले ग्रह मैत्री देखना, क्योंकि शादी कर रहे हैं, ग्रह मैत्री जरूरी है, घर में रहना है। उसके बाद देखना नाड़ी, तो संतान योग चाहिए, हमको डिस्टरबेंस वाली संतान नहीं चाहिए। तो नाड़ी तो या तो 0 गुण होगा या 8 होगा। यहां पर 5 में से 3 या 4 हो सकते हैं, मान लो, तो ये भी चाहिए। उसके बाद भाई रहना है घर में, तो योनि वैर में तो रहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया शरीर का गठन, दाम्पत्य भोग विलास की प्रवृत्ति और संतान आदि पर प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर 2 अवश्य चाहिए, ये 2 अवश्य चाहिए और ये 8 अवश्य चाहिए। इसमें से 3 हो सकते हैं, मान लिया, पर कुछ भी हो ये अच्छा चाहिए। जब तक ग्रह मैत्री नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है, तो उसमें जब तक क्या कीजिए, ग्रह मैत्री का दोष है, ग्रह मैत्री ही नहीं है, तो कैसे उनकी बातचीत होगी? चाहे कुछ भी होने दो, उनकी हमेशा तकरारी रहेगी। नाड़ी दोनों की आदि है। आदि नाड़ी पति के लिए अशुभ मानी जाती है और मध्य नाड़ी कन्या के लिए अशुभ मानी जाती है, और अनंत नाड़ी हो तो दोनों के लिए अशुभ मानी जाती है। तो नाड़ी दोष बहुत ही प्रबल दोष है। किसी पंडित जी के उसमें बिल्कुल आपको बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूं उसके परिहार हैं, लेकिन परिहार किस तरह से है,
जैसे आपकी कोई सगी बहन नहीं है, चाचा की बहन आ गई शादी में रस्म पूरी करने के लिए, क्या सगी बहन का उत्तरदायित्व चाचा की बहन निभा देगी? नहीं। तो दर्शकों, नाड़ी दोष को प्रबल दोष मानते हुए नाड़ी दोष में कभी शादी नहीं करनी चाहिए और ग्रह मैत्री को प्रबल लेना चाहिए और दूसरा योनि भी ठीक होनी चाहिए। ये एक मधुर एक दाम्पत्य जीवन को आगे चलाने के लिए। यहां पर नाड़ी दोष हो गया, मैत्री दोष हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए, छोटा सा, मैं वीडियो लंबा ना हो तो मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन कर देता हूं। पुरुष की कुंडली में शुक्र पाप करते योग में है, शुक्र से दूसरा मंगल है, पीछे राहु सूर्य बैठे हैं। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला, यहां कैसे देगा? और पुरुष की कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से परस्पर दूसरे बार में दाम्पत्य कलह का योग बनता है। और अगर ऐसे की दशाएं जल्दी आ जाती है तो तलाक होते हुए देर नहीं लगती। कन्या की कुंडली में शनि लगन में है और वृश्चिक राशि को मंगल शुक्र बुध यह भी अशुभ है। और कन्या की कुंडली में अष्टम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग अशुभ है। तो इन ग्रहों का ध्यान नहीं दिया गया, ग्रह मैत्री पर ध्यान नहीं दिया गया। मिठास का कारण यही है। नाड़ी दोष मिठास की बात नहीं है, नाड़ी दोष योग संतान के लिए, हार्मोन बदली के लिए प्रभाव करना चाहिए, लेकिन मिठास नहीं होने का कारण पुरुष की कुंडली में मंगल और शुक्र और स्त्री की कुंडली में शनि और गुरु राहु का चंडाल योग है। यह समस्या रही। दर्शकों, शुक्र पाप करते योग में है और एकादश भाव में शुक्र शनि से पीड़ित है। दुनिया भर के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। शुक्र से द्वादश भाव पाप ग्रह हो, चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो, शुभ नहीं होते, दाम्पत्य कलह कराते हैं और दशा भी ऐसी आ जाए तो विच्छेद भी हो जाता है। कन्या की कुंडली में लगन में शनि, सप्तम भाव में मंगल शुभ नहीं है, अष्टम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग है और हमारे साथी ने इनको परमिशन दे दी और शादी हो गया। और आज मेरे को पूछती है, गुरुजी मैं क्या करूं, क्या होगा? अपने पूर्व जन्म को कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि विधाता भी उसी की राह आसान करता है जिसकी वो सोचता है। ग्रह ढाल तलवार लेकर के पृथ्वीलोक पर नहीं आते, वो बुद्धि को डाइवर्ट करते हैं। जिन्होंने उसका जीवन संभालना होता है तो बुद्धि को इस तरह से डाइवर्ट करते हैं, वो शादी से पहले उपाय कर लेता है। और ग्रह मैत्री का दर्शकों कोई उपाय नहीं, बाकी सबका उपाय है, पूजा में किया जा सकता है। हम इनका जब आपका विश्लेषण बनाएंगे, ग्रह मैत्री दोनों के लिए ही होता है, ग्रह मैत्री का कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो और जो इधर उधर पाप करती होगा उन सब का उपाय है। इनका जब व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करके उसमें बताएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही है कि ये अष्ट गुण में कमी का कारण हुआ और ये योग हुआ, इसलिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं आ रही, ये कारण है। दर्शकों, मैंने ऐसे वीडियो पहले भी कई बार बनाए हैं। अगर आप समझते हैं इससे हमारे अभिभावक का, हमारे जो बच्चों के माता पिता है, उनका कुछ मार्गदर्शन होता है, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूं, कन्या भाव के लिए मैं गुण मिलान बिना किसी शुल्क के मैं धर्म खाते में बना करके उसका देता हूं। जरूरत है आपको फायदा उठाने की, फायदा उठाइए। मैं निचोड़ देता हूं गुण मिलान में। गुण मिलान के साथ साथ ग्रह योग भी देखना आवश्यक है, ताकि भावी दंपति का दाम्पत्य सुख मधुर बन सके। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर काल सदोष पिदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहे लिख सकता है। ऋषि ज्योतिष कुंडली, लगन कुंडली पर आपकी जो समस्याएं आती है उसका मार्गदर्शन करता है। वर कुंडली देखना अनिवार्य है, वो तो मैं पत्रिका में ही करता हूं, वो इसमें नहीं हो सकता। जो इच्छुक चाहे करा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करता है। जरूर है फायदा उठाने की। अंत में कहूंगा दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं भी इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और लोग, बाकी दर्शक भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।